किसी भी लोकतंत्र में सरकार बदलती रहती है, लेकिन असली ताकत उस अस्थायी तंत्र के पास रहती है जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। यही विश्वविद्यालयों में विचार करता है, यही मीडिया का टोन तय करता है और यही समाज के दिमाग में धीरे धीरे नैरेटिव इंजेक्ट करता है। मजेदार विरोधाभास यह है कि यही पूरा इकोसिस्टम खुद को जनता के सामने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बताने का स्वांग भी करता है, जबकि असल में सत्ता की चाबी इन्हीं के हाथ में रहती है। ये बहुत ही लोकप्रिय किस्म का ट्वीट ऑफ इंडिया के सीईओ राहुल रोशन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ साल पहले पोस्ट किया था, जो कि आज भी उनके प्रोफाइल पर पिन्ड है। अब ऑफ इंडिया को ही एक ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट ने ग्लोबल थ्रेट नाम दिया है। इस ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट का नाम है आरएसएफ यानी रिपोर्टर्स sans फ्रंटियर्स, जिसे हम और आप रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम से भी जानते हैं। इसे आप दुनिया भर के जिहादी वामपंथी पत्रकारों और थिंक टैंक्स का काबा नाम भी दे सकते हैं। आरएसएफ ने जो नई लिस्ट निकाली है उसमें ऑफ इंडिया के नाम के साथ हैं एलोन मस्क, इजराइल की आईडीएफ, पुतिन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। और ये लिस्ट देखकर पहला ख्याल यही आया कि अब एलोन मस्क भी कहेंगे कि हे ऑफ इंडिया टेक मी इन, आई वांट टू जॉइन योर एडिटोरियल टीम। और ऑफ इंडिया इधर से कहेगा लेट दैट सिंक इन, क्योंकि जो लिस्ट बनाई गई है उसमें होना असल में एक वैलिडेशन है कि आपने किसी बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय इकोसिस्टम को हिला कर रख दिया है। यानी पहले जो ग्लोबल लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम कहता था कि ऑफ इंडिया क्या है, अब वहीं ऑफ इंडिया कह रहा है कि तू क्या है बे। चाहे विकिपीडिया हो, द गार्डियन हो, बीबीसी हो या ऑफ इंडिया के अगेंस्ट स्टॉप फंडिंग हेट जैसे कैंपेन चलाने वाले लोग हों, हर किसी को आज इस बात से समस्या है कि ऑफ इंडिया ने उस नेक्सस की जड़ों तक प्रहार किया और उन्हें आहत किया है। और इसके बदले में आरएसएफ जैसी संस्थाओं ने ऑफ इंडिया को नाम दिया है हिंदू नेशनलिस्ट मीडिया, जिसे कि हम बड़ी खुशी से स्वीकार भी कर रहे हैं। आरएसएफ ने इस लिस्ट में जो तर्क दिया है वो बड़ा ही दिलचस्प है। उनका दावा है कि ऑफ इंडिया ने 2025 में पत्रकारों पर हमले बढ़ाए, स्मीयर कैंपेन चलाए, आलोचकों को धमकाया और इन आरोपों का आधार हमारी दो तथ्यात्मक रिपोर्ट्स हैं। पहली है ऑफ इंडिया का वो डिटेल रिसर्च पेपर जिसमें सीएसडीएस की फंडिंग, उसके विदेशी नेटवर्क और भारत में सिविल सोसाइटी की आड़ में होने वाले रिजिम चेंज मॉडल को एक्सपोज किया गया था। उस रिसर्च ने यह साफ किया था कि सीएसडीएस सिर्फ एक रिसर्च सेंटर नहीं है, बल्कि विदेशी एजेंसियों का एक वेल ऑयल्ड आइडियोलॉजिकल रिले पॉइंट है। दूसरी रिपोर्ट थी द न्यूज मिनट की धन्या राजेंद्रन पर, जिन्हें आरएसएफ ने पूरा का पूरा विक्टिम घोषित करने का काम किया। लेकिन आरएसएफ आपको ये नहीं बताएगा कि द न्यूज मिनट ने एक केस में जहां अपराधी एक मुसलमान था जिसने अपनी ही बेटी का रेप किया था, वहां रिपोर्ट में अपराधी का नाम मुस्लिम के बदले हिंदू का बताकर पेश किया, प्रतीकात्मक नाम के नाम पर। यानी अपराध किया अब्दुल ने, लेकिन फोटो में नुकसान सहे मनसुख। इस तरह की कम्युनल ऑप्टिक्स इंजीनियरिंग को अगर पत्रकारिता कहा जाए तो फिर लोकतंत्र का मतलब सिर्फ एक नैरेटिव वॉरफेयर है। यही वजह है कि जब द न्यूज मिनट ने हाल ही में कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर पर फर्जी नैरेटिव चलाया और सोशल मीडिया पर बुरी तरह से जब वो पकड़े गए, तब आरएसएफ पूरी तरह से चुप रहा। न कोई रिपोर्ट, न कोई आलोचना, न कोई फैक्ट चेकिंग की मांग, क्योंकि इन पोर्टलों में फैक्ट महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि इनकी उपयोगिता महत्वपूर्ण होती है। आरएसएफ तब भी चुप रहा जब ममता बनर्जी के बंगाल में पत्रकारों पर हमले किए जाते हैं, उन्हें कैमरा के सामने पुलिस उठाकर ले जाती है। यहां तक कि जिस ऑफ इंडिया को आरएसएफ प्रीडेटर बताता है, उसी की एडिटर इन चीफ नुपुर जे शर्मा को बंगाल पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर के बंगाल ही छोड़ना पड़ा। और सिर्फ बंगाल नहीं, कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारें आए दिन पत्रकारों को किसी न किसी तरह से टारगेट करती है, लेकिन आरएसएफ को उसमें भी कोई समस्या नजर नहीं आती। समस्या यहाँ ये नहीं है कि ऑफ इंडिया ने किसी को एक्सपोज किया, समस्या ये है कि ऑफ इंडिया ने उन लोगों को एक्सपोज किया जिन्हें पश्चिमी फंडिंग वाले नेटवर्क भारत में नैरेटिव सेटिंग एसेट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल उठता है कि आरएसएफ आखिर है कौन, ये क्या चीज़ है? ये खुद को प्रेस फ्रीडम का मसीहा बताते हैं, पर इनका अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड इनकी पूरी पोल खोलता है। इनके 2021 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीधी फंडिंग दी गई है। फ्रांस की सरकार ने दी है, नीदरलैंड्स की सरकार ने दी है, यूके के विदेश मंत्रालय ने और अमेरिका के एनईडी ने। वही एनईडी जो ऑफिशियली डेमोक्रेसी प्रमोशन का काम करता है, लेकिन प्रैक्टिकली दुनिया भर में रिजीम चेंज इकोसिस्टम बनाने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा फोर्ड फाउंडेशन और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जैसी संस्थाओं ने भी इनको मोटी रकम दी है, सिर्फ एक साल में 5 मिलियन यूरो। अब कोई भी सरकार किसी विदेश की प्रेस फ्रीडम के लिए इतना पैसा नहीं देती। ये पैसा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए दिया जाता है ताकि दुनिया के देशों में नैरेटिव हब्स बन सकें। वही हब मीडिया रिपोर्टिंग के जरिए पॉलिटिकल प्रेशर टूल्स की तरह इस्तेमाल किए जाएं।
ये वही मॉडल है जिसे हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, जॉर्जिया जैसे देशों में होते हुए देख चुके हैं, जहां सिविल सोसाइटी, विदेशी एनजीओ और फंडेड पत्रकार मिलकर के सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। आरएसएफ उन्हीं सिलसिलों का एक वैचारिक चमचा है और भारत में इस नेटवर्क का प्रमुख इनेबलिंग पॉइंट है टीएनएम, कैरवा, स्ट्रॉल, द वायर जैसे पोर्टल, जिनकी रक्षा आरएसएफ उसी इंटेंसिटी के साथ करता है जैसे कोई राज दरबार अपने दरबारी मस्खरों की करता था। अब बात आती है कि आरएसएफ ने ऑप इंडिया को प्रीडेटर आखिर क्यों कहा। कारण बेहद सरल है, क्योंकि हम नैरेटिव सप्लायर्स को काटते हैं, उनके मास्टर्स को पहचानते हैं और उनकी फंडिंग का स्रोत उजागर करते हैं। CSDS पर की गई रिसर्च रिपोर्ट, द न्यूज़ मिनट की वैचारिक व्यापारिकता को बेनकाब करना और इन विदेशी फंडिंग चैनलों को समझाना, ये सब उस तंत्र को चुभता है जिसने भारत को एक परपेचुअल साइकोलॉजिकल कॉलोनी यानी मानसिक उपनिवेश बनाकर रखने का प्लान बना रखा है। जब ये तंत्र किसी संस्था को ग्लोबल थ्रेट कहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो संस्था खतरनाक है, इसका मतलब ये है कि वो संस्था उनके लिए कारगर नहीं है, वो इनकी यूजफुल इडियट नहीं है, वो संस्था उनके मकड़जाल से बाहर है, वो संस्था रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स है। अगर सच लिखना प्रिडेशन है तो हम प्राउडली प्रीडेटर हैं, और जिन्हें ये चोट अभी लगी है उन्हें समझ लेना चाहिए कि ये आखिरी नहीं है। अभी विदेशी फंडिंग के नेटवर्क पर सिर्फ एक खरोंच पड़ी है, लेकिन आगे पूरी चमड़ी उतारी जानी है। ऑप इंडिया इन हर समूह पर चोट करता रहेगा जो भारत विरोधी, हिंदू विरोधी और एजेंसी बेस्ड नैरेटिव्स को देश की मानसिकता में इंजेक्ट करते हैं। और ऑप इंडिया ने अपने कलम के हथियार से इन्हें जो जख्म दिया है वो जख्म इन्हें बार बार मिलता रहेगा। यही लड़ाई है और ये लड़ाई जारी रहेगी। देखते रहिए ऑप इंडिया। मैं आशीष, धन्यवाद।